आदाब, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। 4 बजे की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की, जो विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। चन्नी सरकार ने पंजाब के स्कूलों में 10वीं तक पढ़ाई में और सरकारी कार्यालयों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य किए जाने के बाद किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सीएम चन्नी ने इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के तहत दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर उत्पात मचाने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की है। चन्नी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 83 लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान मैं करता हूं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर 26 जनवरी को किए गए हंगामे के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के अपने सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा, हमने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव सर पर है, नजदीक है, ऐसे में उससे पहले चन्नी सरकार का ये फैसला, इसे कैसे हम देखते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले कांग्रेस से विजय कौशिक जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से संदीप दुबे जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। विजय कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी शुरुआत करने के लिए। ये जो फैसला लिया गया है, 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, कैसे देखें हम इसको? देखिए, हमारे देश का संविधान यही कहता है कि जब तक कोर्ट द्वारा किसी को दोषी करार ना दिया जाए, उसको सजा ना दी जाए, तब तक कानून की नजरों में वो मुजरिम नहीं माना जाता। अभी ये जितने भी लोग हैं, इन सब के ऊपर केस चल रहा है। केस का रिजल्ट क्या हो, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में अगर इनके बीच में निर्दोष लोग पिस रहे हैं तो उनको राहत देना पंजाब सरकार का एक अच्छा कदम है। ठीक है, आप इसे पंजाब सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं, लेकिन दूसरा अगर हम इसका पहलू देखें तो जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्पात मचाया गया था, एक तरफ तो सब इसकी निंदा कर रहे थे, दूसरी तरफ आप आरोपियों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। संदीप दुबे जी, कितना सहमत हैं आप इस फैसले से? देखिए, ये तो साफ जाहिर हो गया कि इस आंदोलन के पीछे जो उत्पात मच रहा है और जिस तरह से अव्यवस्था फैल रही है पूरे देश भर में कृषि कानून और कृषि राजनीति के नाम पे, उसके पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस शामिल है। और इसको प्रूव करने के लिए आज जो ये घटनाक्रम घटी है, अब जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, जिस तरह से उन्होंने इसका प्रयोजन किया और इसकी सारी अव्यवस्था करने वालों की जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस तरह की मुआवजे का ऐलान किया, तो इससे साफ साफ जाहिर है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सरकार को इससे ज्यादा मुआवजा देना चाहिए था। 2-2 लाख में तो कुछ होता नहीं, कम से कम 20 लाख मुआवजे मिलने चाहिए थे, क्योंकि सरकार को तो लगता है कि जो लाल किले पे चढ़ के और हर जगह उत्पात मचा रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं, उनके लिए पंजाब में वो लोग सारे के सारे हीरो हैं, तो ये मुआवजे की राशि बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जो ये काम कर रही है, ये क्यों कर रही है, समझ से बाहर है और इससे इसका वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं है। ये एक्सपोज हो रही है कांग्रेस और मुख्यमंत्री एक्सपोज हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि हम लोग बार बार पहले भी कहते रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन ये सारे के सारे प्रायोजित हैं, राजनीतिक हैं, तो पूरी तरह से ये बात अब स्पष्ट हो गया। ठीक है, कौशिक साहब, क्या वास्तव में इसे यही समझ लिया जाए कि वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में आप किसानों का साथ दे, क्यों ना दे, किसानों का साथ देना चाहिए, देश के अन्नदाता हैं वो। लेकिन एक तरफ तो हम निंदा करते हैं कि जो लाल किले पर हुआ है वो सही नहीं हुआ है, ऐसे उत्पात नहीं मचाया जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार का ये फैसला सामने आता है तो क्या माने, वाकई में ही वोट बैंक के लिए किया जा रहा है ये? कौशिक साहब जी बताएं। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, आपको शायद देश में क्राइम और ये मुकदमों के रिकॉर्ड के बारे में नहीं है। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, पुलिस जितने भी मुकदमे दर्ज करती है, चाहे वो सीबीआई करती है, चाहे वो दूसरी अदालतों में होते हैं केस पुलिस के द्वारा, उनमें ज्यादातर लोग बरी हो जाते हैं। और कई बार तो हुआ ऐसा है कि 40 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल जेल में बिताने के बाद में साबित हुआ कि व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन तब तक उसका परिवार कैसे चलेगा, उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तो ये पंजाब सरकार की एक पहल है न्याय देने की।
जहां तक लाल किले पर उत्पात मचाने का सब प्रश्न है, वो सरकार की लापरवाही थी। सरकार ने उन किसानों को वहां जाने दिया, उत्पात मचाने दिया, क्योंकि सरकार की मंशा एक ही थी, मोदी सरकार की, कि किसी तरीके से इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, और उसका फायदा उठाया। और उसमें बीजेपी के लोग भी थे, नहीं है कि बीजेपी के लोग नहीं थे। बीजेपी के लोगों ने ही किसानों को बरगलाकर वहां भेजा, और दिल्ली पुलिस ने उनके लिए रास्ता खाली छोड़ दिया, जिसके चलते ये सारा उत्पात हुआ। ठीक है, दुबे साहब क्या सरकार का ही यहाँ पर इसे फॉल्ट माना जाए? जो सारी तस्वीर थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो कौशिक साहब तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उन्हीं के कारण ये सब हुआ, वही चाहते थे कि ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए, बनना चाहिए, और वो हो गया। आप ही की कमी बता रहे हैं। देखिए, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस जो है 3 काम कर रही है बहुत अच्छे से। कांग्रेस गांधी जी को मानती है, गांधी जी के 3 जो हमारे बंदर थे उनसे 3 शिक्षा थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कांग्रेस ये तीनों काम कर रही है, बुरा देख रही है, बुरा सुन रही है और बुराई ही कर रही है। वो पूरी तरह से चमत्कारिक हो गई है आज की डेट में। कांग्रेस प्रासंगिक हो गई है कांग्रेस, और उसको अपने अंदर की जो कमियां वो तो देखती नहीं है, वो दूसरों पे सिर्फ लांछना लगाती है। आज तो ये काम के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, इससे तो साफ साफ ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया है कि ये जो घटना हो रही है या जिस तरह से किसानों के साथ अव्यवहारिक कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया गया, गैर राजनीतिक आंदोलन था। किसान नेता अपने मंचों से कहते रहे थे, हम लोग बार बार ये कहते थे कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, विपक्ष है। वो आज स्पष्ट हो गया कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष खड़ा है और विपक्ष इस देश के किसानों को गुमराह कर रहा है, परेशान कर रहा है। अब हाथ जोड़ के भी कांग्रेस से निवेदन है कि देखो दीवानों, ऐसा काम न करो और किसान का नाम बदनाम मत करो। इस आंदोलन को अब बदनाम आपके इस काम से किसान आंदोलन बदनाम हो रहा है। और मुआवजे की राशि ये 2 लाख नहीं, 10 लाख कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, ये कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये किसानों के नाम पे जो मुआवजे और ये राशियां दी जा रही, किसानों का घोर अपमान है। आप किसी आतंकवादी के घर जाते हो, वहां 20-20 लाख दे देते हो। आप किसी और के पास जाते हो, वहां पैसे की बौछार कर देते हो। अगर किसान के साथ कोई अव्यवहारिक हुआ है तो आप उसको 2 लाख रुपए दे रहे हो और कह रहे हो कि भीख उसको दे रहे हो। हमें एक्सपोज हुई और इससे नहीं हो सकती कि कांग्रेस। ठीक है, कौशिक साहब बहुत सारे आरोप आप पर मन दिए गए हैं सर, जवाब जरूर चाहेंगे आपसे इसका। कौशिक साहब, देखिए, मैं भाजपा नेता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस कदम का समर्थन किया है। इनकी मांग केवल यही है कि मुआवजा ज्यादा होना चाहिए था। भाई, अगर आपके मन में इतना दर्द है तो मोदी जी को चाहिए कि वो भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ घोषणा कर दें इन किसानों के लिए। तो आपने हमारे कदम का समर्थन किया है, इसके लिए मैं भाजपा का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात कि देखिए, किसान इस देश के नागरिक हैं। पहले जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो यही भाजपा सरकार थी, उनके आगे गड्ढे खोद दिए गए, कीलें बिछा दी गई और इस तरह के इंतजाम किए गए जैसे दुश्मन के साथ किया जाता है। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंच गए, फिर उनसे वार्ता शुरू की सरकार ने। जिनको आतंकवादी बताती थी, उन किसानों से वार्ता शुरू की। मुद्दा क्या है? मुद्दा बड़ा सीधा सा है। मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे देश की, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हम किसानों को अमीर बनाना चाहते हैं, जबकि देश का किसान कहता है कि हमें अमीर नहीं बनना, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। तो सरकार को दिक्कत क्या है? लेकिन ये कहते नहीं, हम तो आपको जबरदस्ती अमीर बनाएंगे। लेकिन कौशिक साहब आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि किसान देश का नागरिक है, लेकिन न सिर्फ नागरिक है बल्कि वो देश का अन्नदाता भी है। लेकिन हम इससे भी बिल्कुल भी असहमत नहीं करेंगे खुद को, क्योंकि किसान के नाम पर जो हो रहा है और किसान को गुमराह करने की बात कर लीजिए या फिर किसान के नाम पर जिस तरह से जो तस्वीर सामने रखने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं वास्तव में ही किसान को बदनाम कर रहा है, उसके आंदोलन को बदनाम कर रहा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का FM न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश की जा रही है चन्नी सरकार की तरफ से। हम सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब सरकार चाह रही है कि कैसे वोट बैंक की राजनीति से कह ले या फिर लोगों के वोट को जुटाया जा सके, उसी के लिए इस तरह का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।
और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता वहीं राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों से अपील की है कि राजनीतिक दल सभी को जाति, धर्म और जिन्ना के मुद्दों में उलझाएंगे, लेकिन उन्हें खेती के मुद्दे पर डटे रहना है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी हो रही है। टिकैत ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, अब चुनाव जीवी घर घर आएंगे, आपको जाति, धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। हमें किसान मजदूर ही बने रहना है और खेती किसानी मुद्दों पर ही डटे रहना है। वहीं बीकेयू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और नवंबर 2020 से दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू, टीकरी और गाजियाबाद में प्रदर्शन में शामिल हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि इस बार गूंगी बैरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर की ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान के प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने वाला है। टिकैत ने हाल ही में कहा था, जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वाराणसी में ये पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है जो 2 दिन तक चलेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने स्वभाषा की जरूरत पर जोर दिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने गृह मंत्रालय में राजभाषा को स्वीकार किए जाने की बात कही है। साथ ही स्वभाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकार किए बिना लोकतंत्र के सफल न होने की भी बात कही। अमित शाह ने कहा कि आज सिर्फ हिंदी बोलने वाला बच्चा खुद को कमतर समझता है। जल्द ऐसा समय भी आएगा जब हिंदी नहीं बोल पाने वाला खुद को कमतर मानेगा। इस तरह के बयान के जरिए उन्होंने आने वाली पीढ़ी में स्वभाषा के प्रति माहौल बनाने का प्रयास किया, कोशिश की। कहा कि मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में अब एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती या पढ़ी जाती है। सम्मेलन में संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में अपने पूर्वजों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी और विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम ऐसे भव्य आयोजनों से पूरे देश को जोड़ने वाली हिंदी को वो मंच दें जिससे अटल जी ने यूएन के मंच से दी थी। बता दें कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राजभाषा विभाग द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत होने वाले सम्मेलन में हिंदी की भूमिका पर चर्चा की जा रही है।
देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मित्रों, मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। देश के अभिभावक के रूप में तो राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है और इस बार ये तय है कि इस सम्मेलन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा अपनी स्वभाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, क्योंकि लोग अब कहीं ना कहीं झिझक रखते हैं अपनी मातृभाषा को लेकर और इसी के लिए बताया गया है इस सम्मेलन में कि आपको अपनी स्वभाषा को तवज्जो देनी है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।